प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भारत में धर्म को लेकर के और धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी उठापटक भी चल रही है, उसमें काफ़ी राजनीति भी हो रही है। इस विषय को लेकर के हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का क्या महत्व है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हमने प्रथम एपिसोड में विस्तार से बताया है। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है जो पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः इस आलेख को हम वीडियो सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम इस वीडियो सीरीज़ का 9वां एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो सीरीज़ का विषय है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। विरोधाभास के नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। माओ से तुंग ने अपनी विश्व विख्यात पुस्तक ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो विरोधाभास के नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस कहलाते हैं। माओ का मानना था कि शासक वर्ग उनके व शोषितों के बीच के विरोधाभासों को धुंधला रखकर और आधारभूत विरोधाभासों को पूरी तरह से दबाए रखने के कारण शासित वर्गों को मात्र भ्रम या मायाजाल में ही नहीं रखता, उन्हें आपस में लड़ाता भी रहता है। शोषित वर्ग कभी अपनी मूल समस्याओं और उनके मूल कारणों को जानना तो दूर रहा, उस दिशा में सोचने तक की स्थिति में नहीं रह पाता है, क्योंकि शासक वर्ग उसके समक्ष द्वितीयक या तृतीयक विरोधाभासों, सेकेंडरी एंड टर्सरी कॉन्ट्राडिक्शंस को उनकी समस्याओं और उनके कारणों की तरह पेश कर मूल समस्याओं व उनके मूल कारणों को, जिसे माओ से तुंग ने आधारभूत विरोधाभास, इसे इंग्लिश में कहा है प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शंस कहा है, छिपाए रखता है। किंतु उच्च जातीय शासक वर्ग एंड कंपनी के दुर्भाग्य से इस हेतुवादी, तार्किक, वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भारत की आम जनता आधारभूत विरोधाभासों को जान रही है, समझ रही है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नाजी संगठनों ने धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा छेड़कर सारे विरोधाभासों को उजागर कर उन्हें तीखा करने का शुभ कार्य शुरू कर दिया है। यह शुभ कार्य गुलामों को सच्चाई को जानने समझने का कार्य करेगा। इसमें गुलाम स्वयं गुलामी से मुक्त होंगे, जैसा कि पवित्र बाइबल में कहा है। दीगर परायों द्वारा मूल लोगों की पहचान व भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक ये सिद्धांत है कि दीगर या परायों द्वारा मूल लोगों की पहचान व भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसको इंग्लिश में एक फ्रेज के रूप में, एक उक्ति के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एलियन कैन नॉट डिटरमिन द आइडेंटिटी एंड फेथ ऑफ नेटिव्स। ये हमारे आलेख का एक उपशीर्षक है। यह कितनी अजीब बात है कि जब देश में हजारों वर्षों से मनु का संविधान लागू था तो कट्टरपंथी उच्च जातियां, आर्य लोग हम देसी लोगों को अपने से बहुत दूर रखते थे। हमारा कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान, गुणवान या विद्या में पारंगत हो जाता था तो भी उसे अपने में शामिल करना तो दूर की बात है, अपने वर्ग वर्ण में निम्नतम व्यक्ति के समतुल्य भी मानने को तैयार नहीं थे। समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किंतु विश्वव्यापी परिवर्तनों के कारण
अंग्रेजों ने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के घोर विरोध के बावजूद भी हमारे मूल अधिकारों को प्रदान करने एवं हमें समाज की सर्वांगीण गतिविधियों में शामिल कर मुख्य धारा में जोड़ने के अनेक विधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रावधान लागू किए। उन दिनों जब अंग्रेज अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विधिक सुधारों, लीगल रिफॉर्म्स की व्यापक योजनाएं बनाने तथा उन्हें कारगर तरीके से लागू करने के लिए विभिन्न कमीशनों के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन एवं सर्वेक्षण, सोशल स्टडीज एंड सर्वे कर रहे थे। इस आलेख के प्रसंग में हमें यह समझ लेना जरूरी है कि उन दिनों विभिन्न समूहों, विभिन्न मूल जातियों के श्रेणीकरण और पिछड़ी जातियों की अनुसूचियां बनाई गईं। तब कट्टरपंथी उच्च जातियों ने उक्त सब प्रगतिगामी कदमों का घोर विरोध किया। इसके अलावा उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं था कि कौन सी जाति या वर्ग किस सूची या वर्ग में और किस क्रम में रखा जाए। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों को एक ओर तो अनेक मौलिक अधिकार मिले, दूसरी ओर जो अधिक महत्व की बात है, उन्हें सूचीबद्ध, शेड्यूल्ड होने से एक पहचान, आइडेंटिटी भी मिली। यह पहचान उन्हें संगठित करने के लिए आज भी काम आ रही है। इन्हीं सूचियों को संविधान में स्थान व मान्यता दी गई और इन मूल जातियों को अपने स्वयं का भविष्य स्वयं के द्वारा निर्धारित करने का अवसर मिला। किंतु आज कट्टरपंथी उच्च जातियां एंड कंपनी हमसे दीगर और पराये होकर भी हमारी पहचान व भविष्य को हमारे स्वयं के द्वारा निर्धारित करने के मौलिक अधिकार, जिसमें धर्मांतरण का मौलिक अधिकार भी शामिल है, पर अतिक्रमण करने में जुटी हैं। इस जटिल बात को आम उदाहरण द्वारा इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि एक पुत्र को उसकी ऐसी माँ को माँ कहने से अवरुद्ध करना जिसकी कोख से उस पुत्र का जन्म हुआ है। अतः पराय और दीगर लोग हमारी पहचान और भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन अवस्थाओं के अनुसार जो अनुसूची बनाई गई हैं, उनकी समीक्षा, पुनरीक्षण और पुनः सूचीकरण, रीशेड्यूलिंग व्यापक रूप से किया जाना आवश्यक हो गया है, ताकि तत्कालीन समय में अनेकों जातियां, उपजातियां, मूल वंश जो सूचीबद्ध होने योग्य थे, छूट गए थे, उन्हें भी सूचीबद्ध किया जा सके। ये महान व ऐतिहासिक कार्य सिर्फ हम मूल निवासियों को ही संवैधानिक रूप से करने के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि हम स्वयं अपनी पसंद की पहचान व अपने पसंद का भविष्य निर्धारित कर सकें। अगला उपशीर्षक है हिंदू कहलाने की हानियाँ, डिमेरिट्स ऑफ बीइंग ए हिंदू। हिंदू आर्यों की सामाजिक प्रणाली में वर्ण व्यवस्था एक अनिवार्य अंग है। जो हिंदू होता है उसका कोई ना कोई वर्ण अवश्य होता है और यह जन्मजात होता है। यदि कोई वर्ण व्यवस्था से बाहर की गैर हिंदू कौम अपने को हिंदू कहती है तो परंपरागत हिंदू, चतुर्वर्णीय, उच्च जातीय लोग उसे सदैव ही सबसे नीचे और घटिया वर्ण शूद्र अर्थात हर प्रकार से गुलाम के नीचे ही रखते हैं, चाहे व्यक्ति जितना ही बुद्धिमान, संपन्न व शक्तिशाली क्यों ना हो। उच्च जातीय हिंदू उन्हें मनु के संविधान अर्थात मनुस्मृति से ही नियंत्रित करते हैं, जिसके अनुसार वे सदैव ही अछूत, अगम, हीन, तुच्छ एवं अशुभ व आज्ञाकारी गुलाम समझे जाते हैं। दूसरी हानि यह है कि
हिंदू धर्म में रहने से अन्य धर्मों के अनुयायियों की हमें सहानुभूति नहीं मिल पाती, क्योंकि ब्राह्मणवादी मान्यताओं के कारण हिंदू लोग अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति घृणा एवं द्वेष का वातावरण फैलाकर रखते हैं। तीसरी एवं सबसे बड़ी हानि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत यह है कि एक उच्च जातीय हिंदू शासक वर्ग हमें हिंदुओं की श्रेणी में रख स्वयं को बहुसंख्यक घोषित कर सत्ता शक्ति अपने हाथों में रखते हैं, किंतु हमारी जनसंख्या के अनुपात में वे हमें शासन प्रशासन में एवं आर्थिक शक्ति का उचित अंश देने को तैयार नहीं होते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का ये 9वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ आधारभूत मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।